वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 7वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मार्च महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चन्नपट्टना टॉयज़ के बारे में। जब भी हम टॉयज़ यानी खिलौनों की बात करें, हमें पता है किस तरह जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं उन्होंने इंडियन मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर रखा है, जो कि सस्ते होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बने होते हैं, लेकिन कभी कभी टॉक्सिक भी होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोशिश भी करी है कि उनको रोकने की, लेकिन फिर भी वो इतने सस्ते और इतने पॉपुलर हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडिया में बिकते हैं। तो इसी के तहत इंडिया ने कोशिश की कि प्रोत्साहित किया जाए इंडिया के खुद के टॉय मेकर्स को भी, तो जिसके तहत इंडिया में टॉय फेयर भी स्टार्ट किया गया। 2021 में जो टॉय फेयर हुआ था उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा था क्यों ना हम जो ट्रेडिशनल खिलौनों की इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए, ये जो ट्रेडिशनल लोग टॉय मेकर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जैसे चन्नपट्टना टॉयज़ हैं, इनको हम ई मार्केट करें, यानी इनको ऑनलाइन हम और ज़रा प्रचारित करें और ज़रा लोकप्रिय बनाएं और इनको मार्केट करें ई वेज के थ्रू। तो इसलिए ये बात न्यूज़ में आई। लेकिन चन्नपट्टना टॉयज़ खुद में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरह के खिलौने हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इन्हें जीआई टैग भी मिला हुआ है जो दिखाता है इनकी कितनी ज़्यादा रेलेवेंस है, कितने इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये काफ़ी पॉपुलर भी है लोकली, लेकिन नेशनल लेवल पे इसको और पॉपुलर बनाने के लिए और ज़्यादा कोशिश की आवश्यकता है। तो चलिए थोड़ी सी डिटेल देखते हैं क्या है ये टॉय और क्या इंडिया टॉय फेयर की कहानी है। तो सबसे पहले चन्नपट्टना टॉयज़ की खास बात यह है कि ये बनते कहाँ हैं। जीआई टैग मिला हुआ है तो कहाँ का मिला हुआ है? तो कर्नाटका के टॉयज़ हैं ये, और कन्नड़ भाषा में इन्हें कहते हैं गोम्बेगाला ओरू। गोम्बेगाला ओरू मतलब होता है टॉय टाउन, यानी खिलौनों का शहर। अब ख़ास बात यह है कि ये एक विशेष तरह की लकड़ी से बनते हैं जिसे हम आले मारा कहते हैं, यानी कि आइवरी वुड। तो आइवरी वुड से बनते हैं, बहुत ज़्यादा वेल पॉलिश्ड होते हैं, काफ़ी आकर्षक होते हैं देखने में। और इसकी शुरुआत कराई थी टीपू सुल्तान ने, और उन्होंने स्पेशली पर्सिया से बुलाया था कुछ आर्टिस्ट को कि वो इंडिया के लोगों को सिखा सकें कि भाई कैसे ये खिलौने बनते हैं। तो जब ये शुरुआत हुई इसकी, तो बवास मियाँ जो है इन्हें कहते हैं कि फादर ऑफ चन्नपट्टना टॉयज़, क्योंकि उन्होंने ही लोकल आर्टिस्ट को मदद किया था कि कैसे इसको डेवलप किया जाए और कैसे इनोवेट किया जाए। तो जो पर्शिया से आर्टिस्ट इंडिया में सिखा के गए खिलौने ऐसे बनाओ, इंडिया के खिलौने वैसे नहीं हैं, ये खिलौने इनोवेटेड हैं, थोड़े अलग तरह के हैं, इनमें काफ़ी लोकल वेरिएशंस भी ऐड हुए हैं, इनोवेशंस ऐड हुए हैं। और क्योंकि इतनी ज़्यादा वेल पॉलिश्ड और हाई क्वालिटी वुड से ये बनते हैं तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं। और ख़ास बात, इनको बनाने में वेजिटेबल डाइज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है किसी के लिए, और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो इसको बहुत अच्छा एक विकल्प बनाते हैं चाइनीज़ टॉयज़ के मुकाबले में। तो गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भी लोकल आर्टिस्ट को और लोकल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जाए। उसके तहत ये पहल है, और हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग तरह के टॉयज़ इंडिया में कौन कौन से बनते हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल टॉयज़ की लिस्ट देखें तो चाहे केरला हो, छत्तीसगढ़ हो, आपको हर जगह एक लंबा चौड़ा सेटअप दिखता है जहाँ फेमस टॉयज़ जैसे निर्मल टॉयज़ तेलंगाना के हो गए, आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प जो मध्य प्रदेश का है, या फिर वॉलनट वुड क्रेविंग टॉयज़ जो जम्मू कश्मीर के आते हैं। इन तरह की एक पूरी लिस्ट है जो आपको अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। ये रही वो लिस्ट, मुझे उम्मीद है आप इसको देख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इसका जिक्र किया गया तो वो जिक्र था इंडिया टॉय फेयर के दौरान। तो इंडिया टॉय फेयर क्या है? तो गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट लगातार चाह रही है कि इंडिया के मार्केट में जो इंडियन टॉयज़ है, जो इंडियन टॉय मेकर्स हैं, उनको भी उनका शेयर मिल सके। तो इसलिए 2022 में जब इंडिया की आज़ादी को 75 साल होने वाले हैं, तो उसी के तहत इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसमें लोकल टॉयज़ का जो इम्पोर्टेंट रोल है, जो इंडिया के ड्रीम्स को पूरा करने में, आत्मनिर्भर बनाने में, उस पर फोकस किया गया है। तो ये पहला 2021 में जो टॉय फेयर किया गया था, ये पहला ऐसा एग्जीबिशन था जो कि डिजिटली किया गया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक टॉय कैथॉन भी चलाया था, जैसे हैकाथॉन होता है वैसे टॉय कैथॉन चलाया गया था, ताकि जो इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं अलग अलग गेम के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के, किस तरह गेम को और डेवलप किया जाए और इनोवेट किया जाए, टॉयज़ को कैसे और इनोवेट किया जाए ताकि वो बच्चों को और ज़्यादा आकर्षित कर सकें और इंडिया के गेम्स और टॉयज़ भी पॉपुलर हो सकें। अभी जैसे हम पबजी वगैरह के बारे में जानते हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुए थे, तो क्या हम इंडियन टॉयज़ या इंडियन गेम्स को भी उस तरह पॉपुलर बना सकते हैं? यानी इसके तहत ये टॉय फेयर किया गया था। अगला टॉपिक आता है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में। सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च ये एक ऐसी चर्च है जो कि केरला में स्थित है। ये न्यूज़ में इसलिए रही कि केरला में एक रोड बनने वाला था, हाईवे, नेशनल हाईवे 66,
जो कि थोड़ा बनना नहीं था, उसको चौड़ा करना था और स्प्रेड करना था, तो इसके लिए चर्च को डिमोलिश करना पड़ता उसके लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि चर्च बहुत पुरानी है, तो इसको ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा दे दिया, यानी नेशनली इंपॉर्टेंस का इसको दर्जा मिल चुका है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चर्च। तो पहली बात आती है कि चर्च कब स्थापित हुई। कहा जाता है कि चर्च 1950 AD में स्थापित की गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, AD 1050 के आसपास की है। मतलब किसी भी हाल में ये बहुत सालों पुरानी है, सदियों पुरानी तरह से चर्च है ये। तो इसको रिबिल्ड किया गया था, बाद में इसको तोड़ दिया गया था। 1952 में इसको रिबिल्ड किया गया, लेकिन इसको जब दोबारा बनाया भी गया तो इसको पूरा नहीं बनाया गया, इसको आधा ही बनाया गया और कुछ हिस्सा इसका आंशिक रूप से अधूरा छोड़ दिया गया। वो इसलिए अधूरा छोड़ा गया क्योंकि उसके ऊपर म्यूरल पेंटिंग्स थी। म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती है आपको पता होती है, आपने आर्ट एंड कल्चर में ज़रूर पढ़ा होगा। म्यूरल पेंटिंग एक ऐसी आर्ट वर्क होती है जो दीवालों पे या छोटे छोटे बड़े लेवल पे आप कहीं पे बनाते हैं, उसे कहते हैं म्यूरल पेंटिंग। दीवार पे आपको अक्सर केरला के रीजन में आपको बहुत सी म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है। खास बात यहाँ ये थी कि ये जो चर्च के ऊपर म्यूरल पेंटिंग्स बनी हुई थी, और 47 म्यूरल पेंटिंग्स जो इसके ऊपर है, वो लगभग 600 साल पुरानी है। और ये दिखाती है केरला की जो म्यूरल आर्ट और पर्शियन आर्ट है, दोनों के मिक्सचर को। तो वो एक ट्रेडिशनलिज्म की भी बात है। तो यहाँ आर्ट एंड कल्चर कंजर्वेशन की भी बात आ जाती है जब हम बात करते हैं केरला म्यूरल्स की। और जब हम म्यूरल्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि म्यूरल्स क्या छोटी साइज़ की होती हैं या बड़ी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कितना बड़ा होता है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा और आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि बेसिकली ये एक बड़े लेवल पे बनती है, ये दीवारों पे बनाई जाती है। और केरला में तो स्पेसिफिकली काफ़ी फेमस म्यूरल्स इंडिया के मिलते हैं। तो बात आ रही थी सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में। अब इसको जो दर्जा मिल गया नेशनल इंपॉर्टेंस का, यानी अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब ये राष्ट्रीय महत्व की एक बिल्डिंग बन चुकी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए किसी कॉम्प्लेक्स को या किसी बिल्डिंग को ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, इंडिया में ये जो दर्जा मिलता है वो मिलता है ASI के थ्रू, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डेजिग्नेट करते हैं किसी मॉन्यूमेंट को कि ये राष्ट्रीय महत्व का एक मॉन्यूमेंट है। और ये बनने के लिए उस मॉन्यूमेंट को कम से कम 100 साल से पुराना तो होना ही चाहिए। 100 साल से कम की तो बात ही नहीं है। तो जब भी नेशनल मॉन्यूमेंट जो होता है, उसको जानने से पहले चलो ये देख लेते हैं कि नेशनल मॉन्यूमेंट होता क्या है। तो नेशनल मॉन्यूमेंट कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है या मॉन्यूमेंट है या स्कल्पचर है या फिर इंस्क्रिप्शन है जिसकी एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी भूमिका है और आर्कियोलॉजिकली बहुत ही महत्व रखता है अपने क्षेत्र में वो। तो इसमें कोई भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो 100 साल से पुराना है। अब देखिए, खास बात यह इस डेफिनेशन में 100 साल से पुराना केव हो, रॉक स्कल्पचर हो, इंस्क्रिप्शन हो या स्ट्रक्चर हो या मॉन्यूमेंट हो। तो मतलब नहीं कि कोई चर्च, मंदिर या दरगाह जैसा कुछ हो, कोई हवेली भी हो सकती है, वो कोई दीवार भी नेशनल इंपॉर्टेंस की हो सकती है अगर उस पर कोई एनग्रेविंग की गई हो, उसका कोई एक आर्कियोलॉजिकल महत्व हो। ठीक है, पुरातत्व विभाग की ओर से देखा जाता है कि भाई कितना इसका पुरातात्विक महत्व है, वो देखते हुए उसको ASI ये दर्जा देती है। इसको फिर जैसे कोई बिल्डिंग या कोई मॉन्यूमेंट ASI के अंतर्गत नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसकी देख रेख, उसकी प्रोटेक्शन और उसके प्रमोशन का काम आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसको प्रोटेक्ट करती है। और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक कोड है कि किस किस तरह से उनको सेवाएं दी जाएंगी, क्या क्या उन पर रख रखाव पे बजटिंग की जाएगी, वो सब किया जाता है। और इंडिया में प्रेजेंटली लगभग 3691 मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि ASI द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। इसमें सर्वाधिक जो है वो यूपी में है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च, अगर हमारे क्वेश्चन में आ जाए सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये केरला में है या गोवा में है या तमिलनाडु में है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। और नेशनल मॉन्यूमेंट का स्टेटस को हाल में मिला है और ये रिबिल्ड की गई थी कब, 1952 में। आगे की बात करते हैं वीर चिल्लाराय दिवस। वीर चिल्लाराय दिवस मनाया जाता है, उसका हाल में इनकी 512वीं एनिवर्सरी थी, जिस पर फिर असम में इनको ऑल ओवर ऑब्जर्व किया गया। खास बात क्या है इनका नाम असल में चिल्लाराय है नहीं, इनको चिल्ला इसलिए कहा जाता है क्योंकि चिल्ला का मतलब होता है काइट। और ये एक प्रिंस थे असम के जो बहुत तेज़ी से दुश्मनों पर अटैक किया करते। तो इनकी जो तेज़ गति थी, इसको लोग कहते थे कि भाई बिल्कुल काइट की तरह, पतंगों की तरह दुश्मनों को धराशायी कर देते, तेज़ी से आगे पीछे घूम के। तो इसलिए इनको कहा जाता था कि हाँ ये चिल्ला है, चिल्ले की तरह तेज़ है, तो इनका नाम चिल्लाराय रखा गया। और उन्हीं के सम्मान में असम के रीजन में एक पब्लिक हॉलीडे भी होता है इस रीजन में, और चिल्लाराय दिवस मनाया जाता है। तो ख़ास बात यह है कि ये किस डायनेस्टी के थे, ये हमें पता होना चाहिए। तो इनका असली नाम क्या था, शुक्लध्वज। इनका असली नाम था शुक्लध्वज। इनके पिता का नाम था विश्वसिंघा और ये थे कोच रॉयल डायनेस्टी के। किस डायनेस्टी के, कोच रॉयल डायनेस्टी के। और इन्हें काइट प्रिंस ऑफ असम भी कहा जाता है। और इनको टाइटल चिल्लाराज क्यों मिला, क्योंकि काइट प्रिंस के नाम से मशहूर थे, तेज़ मिलिट्री अटैक्स करते थे। इनकी मृत्यु स्मॉल पॉक्स की वजह से हो गई थी गंगा के किनारे। और 2005 से ही जो असम की सरकार है वो जो वहाँ के बहादुर व्यक्ति हैं उनको उनकी ब्रेवरी के ऑनर में वीर चिल्लाराय अवार्ड भी देती है, यानी एक तरह से गैलेंट्री अवार्ड है ये हो गई वीर चिल्लाराय दिवस की बात। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल
वर्ल्ड हेरिटेज साइट के डिक्लेरेशन के बारे में है, जिसे यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। एक सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है। धौलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए, इसके लिए इसे नॉमिनेट किया गया था 2019-20 में, और अभी 2021-22 में शांति निकेतन और सेक्रेड एंसेंबल ऑफ होयसल, इन्हें भी यूनेस्को के पास सबमिट किया गया है कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया जाए। ये तो रहा कॉन्टेक्स्ट। इसी संबंध में ये पूरा जो मामला है वो न्यूज में आया है। बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। देखिए, किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड एरिया भी हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है जिसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, जिसे स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो। इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनेस्को का ऐसा मानना है कि साइट्स को अगर हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस रखता है, तो उसे कंजर्व करना आसान होगा। मेंटेन कौन करता है इसे? देखिए, इसे मेंटेन करती है कमेटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। एक प्रोग्राम के तहत, इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के तहत इसे मेंटेन किया जाता है, इस पूरी लिस्ट को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ये जो कमेटी है, इसमें 21 यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स होते हैं, जिन्हें जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। हर वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसी देश का हिस्सा होती है जहां पर वो सिचुएटेड है। बस उसे ऐसा मान लिया जाता है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी जरूरी है कि वो इसे कंजर्व करें। सिलेक्शन का क्राइटेरिया काफी सामान्य है। वो एक लैंडमार्क लोकेशन होनी चाहिए उस जगह की, किसी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए, उसका कुछ कल्चरल या फिजिकल सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए, तब उसे हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को को 1945 में बनाया गया था। यह यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, पेरिस में बेस्ड है। उद्देश्य यह है कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाए, ताकि सारे देश, एजेंसीज एक साथ मिलकर आए। हम एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल रिफॉर्म लेकर आए। क्यों? ताकि पूरी दुनिया में जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल फ्रीडम सभी लोगों को मिल सके। 195 मेंबर स्टेट्स हैं यूनेस्को में और 10 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर रहा है। इंडिया में हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसमें प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाता था कि वो एक किसी भी हेरिटेज को, लाइक लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, वो किसी को अडॉप्ट कर लें और उसके कंजर्वेशन के लिए काम करें, उसके मेंटेनेंस का काम करें। एक और स्कीम थी हृदय नाम से, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम, हृदय। ये हेरिटेज सिटीज के डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है। ये सारी बातें तो हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी इसका जो कंजर्वेशन वर्क है वो स्टार्ट किया है। ये उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, क्योंकि 13वीं सेंचुरी में इसे ब्लैक कलर के ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया था। गंग डायनेस्टी के नरसिम्ह देव वन के द्वारा इसे तैयार किया गया था। गंग डायनेस्टी देखिए यहां पर उड़ीसा के लोकेशन में आपको दिख रही है। एक्चुअली में ये ईस्टर्न गंगास थे, जो 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच में यहां पे शासन करते हैं। बाकी एक वेस्टर्न गंगास भी थे, जो कि कर्नाटका के रीजन में हुआ करते थे। वो इनसे पहले थे, वो 3rd सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में थे। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो उड़ीसा के ईस्टर्न पार्ट में है और भगवान सूर्य को डेडिकेटेड ये एक टेम्पल है। इसमें भगवान शिव के लिए एक चैरिट के फॉर्म में टेम्पल को बनाया गया है। कोणार्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोना प्लस आर्क। कोना का मतलब कॉर्नर, आर्क का मतलब है सन, मतलब सन ऑफ द कॉर्नर। यहां पर सन की 3 इमेजेस बनी है टेम्पल के 3 साइड पर, ताकि मॉर्निंग, नून और इवनिंग तीनों टाइम सन की रेज उस टेम्पल के सन पर पड़ती रहे। कोणार्क टेम्पल जो है उसमें बहुत ही गॉर्जियसली डेकोरेटेड चैरियट है, जिसमें 24 व्हील्स हैं जो 10 फीट के डायमीटर में है। उन्हें 7 बहुत ही ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। इसे नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया
जो है उसमें एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 और उसके जो रूल्स हैं 1959 के, उनके तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिविलेज साइट है, पिलग्रिमेज साइट है, नॉट प्रिविलेज, इट्स पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज। चंद्रभागा मेला लगता है फरवरी में, अक्सर लोग वहां पे विजिट करते हैं। इस टेम्पल के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, यहां पर जो पत्थरों की भाषा है वो इंसानों की भाषा से ऊपर हो जाती है या उनको सरपास कर जाती है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो बामियान बुद्धा के बारे में है। लगभग 20 साल पहले अफगानिस्तान के सेंट्रल हाईलैंड्स में लॉर्ड बुद्धा की 2 मूर्तियों को तालिबान के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अभी हाल ही में 3D प्रोजेक्शन वहां पर दिखाया गया, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। जहां पर ये स्टैचू था उसी जगह पर प्रोजेक्टर लगाकर एक 3D होलोग्राम तैयार किया गया, जैसे वो मूर्ति थी बिल्कुल वैसे ही, ताकि ये फील हो कि हाँ यहाँ पर ऐसी एक मूर्ति हुआ करती थी। देखिए, इसके पहले कि हम इस पर जाएं, सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। ये है इंडिया, यहाँ पर पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में काबुल से थोड़ी दूर पर यहाँ पर आपको बामियान वैली मिलेगी। और बामियान वैली में बुद्धा की 2 बहुत ऊंची ऊंची मूर्तियां हुआ करती थी। एक जो मूर्ति थी वो 55 मीटर की थी और दूसरी जो थी वो 38 मीटर्स की थी। पहली मूर्ति को वहां के लोकल लोग साल कहा करते थे, जबकि दूसरे को शमामा। अब देखिए, साल का मतलब होता है वो लाइट जो यूनिवर्स से आती है, और शमामा का मतलब होता है क्वीन मदर। 90 के दशक के आखिरी समय में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, तो वहां के जो उलेमा वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा कि ये जो मूर्तियां हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं, इन्हें नष्ट कर दिया जाए। शुरू में तो तालिबान ने कहा कि नहीं, ये टूरिज्म का प्लेस है तो हम नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इन मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा। भारत सरकार को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने तालिबान की सरकार को प्रस्ताव दिया कि आप इन मूर्तियों को तोड़िए मत, नष्ट मत करिए, हम इन्हें अपने खर्च पर इन पहाड़ियों में से निकलवाएंगे और इंडिया में लेकर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एक जो बहुत पुराना हेरिटेज है वो दुनिया का, वो हमारे पास सुरक्षित रह जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि ये मूर्तियां 5वीं शताब्दी में बनाई गई थी, मतलब इस्लाम के आने से पहले, और सबसे बड़ी स्टैंडिंग फॉर्म में जो बुद्धा की मूर्तियां हैं दुनिया में, उनमें से काउंट की जाती हैं। लेकिन तालिबान को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, वो इसको तोड़ेंगे। उन्होंने सोचा था कि रॉकेट लॉन्चर्स से उड़ा देंगे मूर्तियों को, तो उन्होंने कई सारे रॉकेट्स दागे इन मूर्तियों पर, बट ये नष्ट नहीं हुए, महज इनमें छेद हो गए। फिर उन्होंने उन होल्स में बारूद लगाकर ब्लास्ट किया। बारूद लगाने में 3 दिन का समय लगा। ब्लास्ट करने के बाद जो छोटी मूर्ति थी वो तो नष्ट हो गई, लेकिन बड़ी मूर्ति का केवल निचला हिस्सा ही नष्ट हुआ। उसके बाद लगभग 23 दिनों तक बारूद लगाकर इन मूर्तियों को नष्ट किया गया। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक बहुत पुराने हेरिटेज को खत्म कर दिया। देखिए, ये जो मूर्तियां थी ये एक कन्फ्लुएंस मानी जाती थी गुप्ता, सेसेनियन और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक स्टाइल का, तीनों का मिक्सचर माना जाता था। सेसेनियन का मतलब है ईरानियन जो आर्ट स्टाइल थी उसकी हम बात कर रहे हैं, और हेलेनिस्टिक ग्रीक आर्टिस्टिक स्टाइल को कहते हैं। तो इन तीनों का एक मिक्सचर था इन मूर्तियों में। फाइनली इन्हें नष्ट कर दिया गया और अभी इनका एक जो 3D होलोग्राम था उसकी वजह से ये न्यूज में आए। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि ये हिंदुकुश के हाई माउंटेन्स में सिचुएटेड थे, काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस भी हुआ करता था। इसके नज़दीक से एक बामियान रिवर फ्लो करती है। पहले के समय में सिल्क रोड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। सिल्क रोड की वजह से ही जो बामियान था वो भी ट्रेड, कल्चर और रिलीजन का एक सेंटर बन गया था। जब कुशानों ने अपना एम्पायर इस रीजन में स्प्रेड किया तो वहां पर ये आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हुए, और सिल्क रोड की वजह से चाइना, इंडिया और रोम के चूंकि पैसेज था एक, तो उसके जो भी आर्टिस्टिक फीचर्स थे वो हमें एक साथ देखने को मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आर्टिकल लिंगराज टेम्पल के बारे में है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यह टेम्पल न्यूज में आया था, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। लिंगराज टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। भुवनेश्वर में सबसे कुछ जो पुराने मंदिर हैं उनमें से एक काउंट किया जाता है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का सबसे बड़ा टेम्पल है। इसे कलिंगा आर्किटेक्चर के बेसिस पे तैयार किया गया है। जो टेम्पल है इसे ऐसा माना जाता है कि बनाया गया था सोमवंशी डायनेस्टी के द्वारा, जिसने उड़ीसा को 9th से 12th सेंचुरी के बीच में रूल किया था, और बाद में कुछ और एडिशंस किए गए गंगा रूलर्स के द्वारा। गंगा रूलर्स जिन्होंने इसी लोकेशन को 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में रूल किया था। अब 2 लोग कैसे रूल कर रहे हैं, एरिया डिफर करता था, कभी कोई आगे बढ़ जा रहा है, कभी कोई पीछे चला जा रहा है, ये सीन होता था। तो बाद में कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो गंगा रूलर्स ने भी किए। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस टेम्पल का ये है कि यहाँ पर आपको एक सिनर्जी मिलेगी शैविज्म की और वैष्णविज्म की। दोनों ही सेक्ट के लोग इसमें बिलीव करते हैं। इस टेम्पल में जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं इस टेम्पल की, उन्हें हरिहरा कहा जाता है। हरि का मतलब होता है लॉर्ड विष्णु और हरा का मीनिंग होता है लॉर्ड शिवा, मतलब दोनों ही लोगों का एक सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक और अट्रैक्शन है इस लोकेशन की, दैट इज बिंदुसार लेक, जो कि आपको इस टेम्पल के नॉर्थ साइड में मिलेगी।
जो वेस्टर्न बैंक है बिंदुसार का, वहां पर आपको एक गार्डन दिखता है जिसे एकाम्र वन कहा जाता है। इनफैक्ट हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में तो जो भुवनेश्वर कैपिटल सिटी है उड़ीसा की, उसे एकाम्र वन ही कहा गया है। एकाम्र वन का मतलब है आम, एक आम, मतलब एक ऐसा जंगल जहां पर आम का एक ही पेड़ है, तो उसे एकाम्र वन नाम दे दिया गया। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भावना के बारे में है। पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भावना न्यूज में है, तो पॉलिटिकल रीजंस को किनारे करते हैं और बात करते हैं भावना के ऊपर। देखिए, भावना एक थिएटर परफॉर्मेंस है, ड्रामेटिक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, जहां पर वैष्णविक फेथ से जुड़े हुए जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स हैं उनको कन्वे किया जाता है। यहां पर अंकिया नाट का प्रेजेंटेशन किया जाता है। अंकिया नाट एक प्ले है। अंकिया नाट का जो प्ले परफॉर्म किया जाता है, इस पूरे सिनेरियो को भावना कहा जाता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अंकिया नाट और भावना में। अंकिया नाट वो प्ले है जो भावना में परफॉर्म किया जाता है। इसे शुरू किया गया था सेंट श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा लगभग 500 साल पहले। यहां पर आपको आसाम, बंगाल, उड़ीसा, मथुरा और वृंदावन सभी के कल्चरल एलिमेंट्स दिख जाएंगे। इस भावना में एक सूत्रधार होते हैं जो कहानी को नरेट करते हैं। नरेशन पहले संस्कृत में होता है, बाद में वो या तो ब्रजबोली में या फिर एसमीज लैंग्वेज में नरेट किया जाता है। शंकर देव जी के बारे में बात करें तो वो शुरू में अपनी जो भी राइटिंग्स होती थी उनको प्रोज के फॉर्म में संस्कृत में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एसमीज और ब्रजावली यानी कि ब्रज भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने कई सारे आर्ट फॉर्म्स में। लाइक भावना, ये एक माइथोलॉजिकल थिएटर परफॉर्मेंस है। भोर गीत, ये एक स्पिरिचुअल म्यूजिक है। मोनास्टिक डांसेस जो बाद में क्लासिकल डांस सत्रिया में कन्वर्ट हो गए, आज ये हमारे 8 क्लासिकल डांस में से भी एक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुरु चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर के बारे में है। अभी हाल ही में गुरु चेमनचेरी कुन्हीरमन नैयर जी का देहावसान हुआ, जिन्हें 2017 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। देहावसान के समय इनकी उम्र 104 वर्ष थी। चेनमचेरी कुन्हीरमन नैयर जी, जिन्हें पॉपुलरली गुरु चेनमचेरी के नाम से भी पुकारा जाता है, इनका जन्म 1916 में हुआ था और एक बहुत ही लंबी आयु के साथ 2021 में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथकली के एक्टर रहे थे। कथकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस है इंडिया का, जो कि केरला से एसोसिएटेड है। इन्होंने नॉर्थ केरला में भरतनाट्यम को भी पॉपुलराइज करने में एक की रोल प्ले किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया था 1945 में, जिसका नाम था भारतीय नाट्य कलालयम। इसे कन्नूर में इन्होंने स्टैब्लिश किया था और बाद में एक छेलिया कथकली विद्यालयम भी स्टैब्लिश किया गया था 1983 में इनके द्वारा। गुरु चेनमचेरी को 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था। कथकली के बारे में बात करें तो ये 8 क्लासिकल डांसेस में से एक है जिसमें आपको डांस, म्यूजिक और एक्टिंग की एक ब्लेंडिंग यानी कि मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पे इंडियन एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत के जो भी इवेंट्स हैं उनका ड्रामेटिक परफॉर्मेंस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डांस। कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं लाइक किंग, गॉड्स, डेमंस। एक वोकलिस्ट होते हैं जो कहानी को नरेट करते हैं। एक प्रिकशनिस्ट होते हैं, ये ताल वादक होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही स्टनिंग कॉस्ट्यूम होता है, एलोबोरेटेड मास्क होता है, बहुत बड़ी स्कर्ट होती है और एक बड़ा सा हेडगियर भी होता है। ऐसा आप इमेज में देख सकते हैं। मेकअप, हेडगियर काफ़ी एलोबोरेटेड होता है सब कुछ और खूबसूरत भी होता है। यहाँ पर कुछ जो कलर्स होते हैं उनका अपना मतलब होता है। लाइक अगर ग्रीन कलर फेस पर है तो वो नोबिलिटी को दिखाता है, कैरेक्टर अच्छा है। ब्लैक विकेटनेस को दिखाता है, कैरेक्टर बुरा है। रेड पैचेस अगर हैं तो वो रॉयल्टी और एविल का एक मिक्सचर दिखाता है। तो ये सारी बातें हमने कथकली के बारे में देख ली। आर्टिकल राजा अनंगपाल तोमर सेकंड के बारे में है। अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट सेमिनार को आयोजित किया गया दिल्ली में, जिसने तोमर शासक अनंगपाल सेकंड की जो लिगेसी है उसको हाईलाइट किया। बात करते हैं राजा अनंगपाल तोमर सेकंड के बारे में। ये तोमर डायनेस्टी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने वर्तमान के दिल्ली और हरियाणा का जो पूरा रीजन है उसमें 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में शासन किया। इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने जो एक एंशिएंट इंद्रप्रस्थ का इलाका था उसे पॉपुलेट किया, उसे ही आज हम वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं। आसान शब्दों में कहूं तो दिल्ली शहर की स्थापना का जो श्रेय है वो अनंगपाल तोमर सेकंड को जाता है। तोमर डायनेस्टी की जो लोकेशन है वो देखिए, यहाँ पर राजपूत शासकों का जो रीजन है उसे पोर्ट्रे किया गया है। ये जो रीजन आप पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर जो तोमर शासक थे वो शासन किया करते थे। इसके अलावा चौहान, परमार, सोलंकी, गढ़वाल, प्रतिहार,
चंदेल, सेन, चालुक्य और चोल, इनके रीजन को भी यहाँ पर दिखाया गया है। अनंगपाल तोमर जी, इन्होंने 1053 एडी से लेकर 1109 एडी के बीच में दिल्ली को फाउंड किया। इसके बाद मान्यता यह है कि जो गद्दी है वो उनके ग्रैंड सन पृथ्वीराज चौहान को मिल गई और दिल्ली उनके हाथों में आ गई। अब ये कैसे आ गई गद्दी उनके हाथों में, इसमें थोड़ा सा विवाद है। पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे अनंगपाल तोमर सेकंड। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि अनंगपाल तोमर सेकंड ने खुद ही पृथ्वीराज चौहान को गद्दी सौंप दी थी, जबकि कुछ अकाउंट्स का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान जी के जो पिताजी थे और उनके जो भाई थे, दोनों लोगों ने मिलकर अटैक किया था तोमर्स के ऊपर और उसके बाद उन्होंने दिल्ली का जो पूरा रीजन है उसे कैप्चर कर लिया था और पृथ्वीराज चौहान को जो दिल्ली की गद्दी है वो पिताजी से मिली थी। खैर, ये वैरिंग अकाउंट्स हैं जो वैरिंग डिटेल्स देते हैं। तोमर डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो देखिए दिल्ली सल्तनत जो है वो 1192 एडी में स्टैब्लिश होती है दिल्ली के रीजन को डोमिनेट करते हुए, जब पृथ्वीराज चौहान जी सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1191 में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराइन में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके पहले 11th सेंचुरी के मिड में, यानी कि 1050 के आसपास, अनंगपाल तोमर जी ने ही दिल्ली में लाल कोट को बनवाया था, जिसका मतलब है रेड फोर्ट। इसे ही लाल किला कहा जाता था। इसका ओरिजिनल नाम किला राय पिथौरा हुआ करता था। सही शब्दों में कहें तो वास्तव में दिल्ली का असली लाल किला तो यही लाल कोट है, जहां पर आज आपको इसी के प्रेमाइस में कुतुब मीनार दिखता है, जिसे आज आप पॉपुलरली रेड फोर्ट कहते हैं। उसका ओरिजिनल नाम किलाए मुबारक हुआ करता था। तोमर्स जो हैं उनका दिल्ली से लिंक कई सारे मॉडर्न डे लिटरेचर्स में भी हमें देखने को मिलता है। एक मेडिवल हिस्टोरियन है प्रोफेसर के निजामी, उनकी एक किताब है अहद-ए वुस्ता की दिल्ली, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, दिल्ली इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद द टाइटल। वहाँ पे वो 1300 से 1800 एडी के बीच की जो हिस्ट्री मेंशन करते हैं उसमें ये जिक्र किया गया है कि दिल्ली तोमर डायनेस्टी के रूलर से बिलोंग करती थी। दिल्ली के बारे में ये भी कहा गया है कि ये 11th सेंचुरी में इमर्ज होकर आई अरावली रीजन में, जब तोमर राजपूतों ने इस पूरे रीजन को पॉपुलेट किया। आर्टिकल जापी, जोराई और गमोशा इसके बारे में है। जैसे जैसे आसाम में इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, वहाँ की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हो रही हैं, जैसे कि फील्ड हैट, जिसे वहाँ पर जापी कहा जाता है, वोवेन गमोसास और बेल मेटल जोराइस। जानेंगे ये क्या है। सबसे पहले जापी के बारे में बात करते हैं। जापी एक कॉनिकल हैट होती है। कुल मिला के ये एक टोपी है जिसके ऊपर आपको एक चोटी दिखेगी। यहाँ पर देखिए, इसे बनाने के लिए टोकोउ लीव्स का सहारा लिया जाता है। टोकोउ एक प्रकार का पाम ट्री होता है जो अपर आसाम में पाया जाता है। उसकी पत्तियाँ कुछ ऐसी दिखती हैं। इनकी मदद से इस हैट को तैयार किया जाता है। सबसे पहले ऐसी मान्यता है कि इसे अहोम एरा में बनाया जाना शुरू किया गया था और अहोम एरा में जो राजा और मंत्री होते थे वो इस टोपी को पहना करते थे। अहोम किंगडम को 1228 में आसाम की लोकेशन में स्टैब्लिश किया गया था। गमोसा की बात करें तो इसका लिटरल मतलब होता है किसी व्यक्ति की बॉडी को कवर करना। यह आसाम में आपको हर जगह दिख जाएगा। इसके कई सारे यूज़ होते हैं। एक प्रकार का गमछे जैसा दिखने वाला आपको एक क्लोथ दिखेगा, जिसका इस्तेमाल लोग घरों में टॉवल के रूप में भी कर लेते हैं। पब्लिक फंक्शंस में किसी डिग्निटरी को फैसिलिटेट करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए भी गमोसा का इस्तेमाल किया जाता है। जोराई की बात करें तो ये एक बेल मेटल से बना हुआ आर्टिकल है। बेल मेटल का मतलब है हार्ड ब्रोंज अलॉय, जिससे घंटी बनाई जाती है, उसी से इसे बनाया जाता है। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपको बॉटम में एक स्टैंड दिखता है, उसके ऊपर आपको एक ट्रे रखा हुआ दिखेगा। इस ट्रे के ऊपर ये कवर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लगभग हर एसएमईज हाउस होल्ड में आपको ये तो मिल ही जाता है। इसका इस्तेमाल यूजुअली जो लोग हैं या फिर जो गेस्ट आ रहे हैं किसी फंक्शन में, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए उनके सम्मान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एसएमईज आइडेंटिटी और कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई सारे इसके इस्तेमाल हैं। कई बार वेरियस फंक्शंस में इसमें लोगों को पान ऑफर किया जाता है, कई बार इसमें फूड भी ऑफर किया जाता है और ट्रेडिशनल फंक्शंस में इसका इस्तेमाल डेकोरेटिव पर्पस से भी किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लशित बोरफुकन के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 17th सेंचुरी के जो अहोम मिलिट्री जनरल थे लशित बोरफुकन, उनके बारे में कहा कि वो एक सिंबल हैं इंडिया के आत्मनिर्भर मिलिट्री माइट के लिए। लशित बोरफुकन ये कोई नाम नहीं है। बोरफुकन
एक टाइटल हुआ करता था अहोम किंगडम में। अहोम किंगडम आसाम में हुआ करता था, 1228 में स्टैब्लिश किया गया था। तो उनकी आर्मी काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी और जो आर्मी जनरल होते थे उन्हें बोरफुकन कहा जाता था। तो लशित इनका नाम था और बोरफुकन इनका टाइटल था मिलिट्री जनरल का। ये समय उस समय की बात है जब औरंगजेब मुगल एम्परर हुआ करता था। जब ये उस समय अहोम किंगडम में आर्मी जनरल की पोस्ट पर आते हैं, उसके पहले ये कई सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट अवेल कर चुके थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में लसित जी बहुत ही अच्छी एक्सपर्टीज रखते थे। इन्होंने 1671 के बैटल ऑफ सराई घाट में एक एग्जाम्पलरी लीडरशिप दिखाई थी। उसके पहले भी मुगलों के साथ इनकी कई झड़प हो चुकी थी। औरंगजेब बहुत ही शक्तिशाली सेना भेजकर अहोम किंगडम को गिराना चाहता था। अहोम किंगडम जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था। 1671 में जब बैटल ऑफ सराई घाट शुरू होता है तो लशित बोरफुकन बहुत गंभीर रूप से बीमार थे। पहली झड़प में जब अहोम आर्मी की हार हुई, इनफैक्ट नेवी की, तो उन्होंने बीमार होने के बावजूद लड़ाई का मोर्चा संभाल लिया। मुगल 40 जहाजों के साथ आए थे। यह लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी में लड़ी गई थी, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पलरी टेक्टिक्स इस्तेमाल की। लाइक तैरती हुई तोपों का इस्तेमाल किया गया, छोटी नावों से नदी में पुल बनाए गए और मुगलों की बड़ी नावों की तुलना में छोटी नावें जो कि अहोम नेवी के पास थी, वो काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती थी और घेरेबंदी कर सकती थी। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके फाइनली उन्होंने मुगल आर्मी को बुरी तरीके से हरा दिया। 4000 मुगल सैनिक मारे गए, 3 इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल मारे गए मुगलों के और वो भाग खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने 1682 में एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद मुगल कभी भी आसाम की ओर नहीं आए। उन्होंने यहां पर यह माना जाता है कि लशित बोरफुकन से जो इंडियन नेवल फोर्स है वो अपनी इंस्पिरेशन अवेल करती है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी उनसे इंस्पायर्ड है। लसित बोरफुकन गोल्ड मेडल बेस्ट कैडेट को अवार्ड किया जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। इसे 1999 में इंस्टीट्यूट किया गया था ताकि जो डिफेंस पर्सनल्स हैं वो बोरफुकन जी की हेरोइज्म और सेक्रीफाइस को इम्यूलेट करें, उसका अनुकरण करें। हालांकि बैटल ऑफ सराई घाट के बाद 1 साल बाद जिस बीमारी में वो काफ़ी ज़्यादा ग्रसित थे, उसी से उनकी मौत हो जाती है। बैटल ऑफ सराई घाट 1671 में लड़ा गया ब्रह्मपुत्रा नदी में और उसके किनारे। ये एक ग्रेटेस्ट नेवल बैटल माना जाता है जो एक नदी में लड़ा गया था। यहाँ पर अहोम जो किंगडम की आर्मी थी, जो नेवी थी, उन्होंने मुगल्स को बुरी तरीके से हरा दिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साबर ट्राइब के बारे में है जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। इनका बेसिक सर्वाइवल भी खतरे में है, काफ़ी वल्नरेबल है ये ट्राइब। इलेक्शंस के आने के बाद सभी का हालचाल पूछा जाता है, तो इनका भी पूछा जा रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। वेस्ट बंगाल का ये एक ट्राइबल ग्रुप है। अंग्रेजों ने 1871 में अपने कानून के अंतर्गत इन्हें क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया था। क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर होने का मतलब ये है, फिर उनके एरिया की फेंसिंग कर दी जाती है, वहां पर गार्ड्स लगा दिए जाते हैं, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। ऐसा मान लिया जाता था कि ये बाई बर्थ क्रिमिनल ही हैं। गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद इन्हें डी नोटिफाई कर दिया, मतलब ये कह दिया कि नहीं, ये क्रिमिनल नहीं है, अंग्रेजों का कानून गलत था। लेकिन जो स्टिग्मा अंग्रेजों ने क्रिएट किया था इतने सालों में, वो उसे उसके बाद भी फेस करते रहे। मतलब उस एरिया में अगर कहीं कोई भी क्राइम हो तो इस कम्युनिटी के लोगों को पकड़ लिया जाता था। वो और भी तरीके के कई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लाइक हंगर, माल न्यूट्रिशन, लिवर प्रॉब्लम। इसलिए क्योंकि काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, लिकर का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कम्युनिटी में। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है इनकी कई सारी समस्याओं का। ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप भी हैं, PVTG। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स में ही जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हों, जिनकी पॉपुलेशन या तो कम हो रही हो या स्टैग्नेंट हो गई हो, यानी कि बढ़ ना रही हो, लिटरेसी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो, जीने का जो तरीका है वो प्री एग्रीकल्चरल हो, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी, और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो। इन सभी पैरामीटर्स को आधार बनाकर किसी भी ट्राइबल ग्रुप को PVTG डिक्लेयर कर दिया जाता है। जनरली ये बहुत ही रिमोट लोकेलिटीज़ में रहते हैं, जहां पर इंफ्रा बहुत ही पुअर होता है और इन्हें बहुत ज़्यादा
एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। 1973 में धेबर कमीशन ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का प्रावधान किया था एक सेपरेट कैटेगरी के तौर पे। बाद में इसे ही नाम बदलकर पीवीटीजी कहा जाने लगा 2006 में। तो साबर ट्राइब एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, ये आप जरूर से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल माइस रोडशो मीट इन इंडिया के बारे में है। देखते हैं ये क्या है। देखिए, जो यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर हैं, चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के हैं, दोनों लोगों ने इनॉग्रेट किया छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर को। कहां पे? खजुराहो में। खजुराहो कहां मिलेगा? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्वच्छ दर्शन स्कीम के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर लॉन्च किया गया। अब कन्वेंशन सेंटर क्यों लॉन्च किया गया? एक मतलब टूरिज्म वाले प्लेस पर कन्वेंशन का क्या काम है? देखिए, टूरिज्म वाले जो प्लेसेस हैं, लगातार गवर्नमेंट प्रयास ये कर रही है कि जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं वो लोग यहां पर टूरिज्म में पार्टिसिपेट करें। इसी दौरान माइस रोड शो मीट इन इंडिया, इसे भी लॉन्च किया गया। इसके जरिए खजुराहो को एक माइस डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माइस का मतलब क्या है? माइस में 4 वर्ड हैं, MICE। इसका फुल फॉर्म है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन। कई बार जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने क्लाइंट से या फिर अपने जो भी जिन्होंने उनका टेंडर लिया हो, उनकी ब्रांचेस जिनके पास हों, या फिर जो उनके दूर दराज के एम्प्लॉयज हों, उनसे मीटिंग करते हैं। मीटिंग करने के लिए वो एक प्लेस चूज करते हैं। समटाइम्स वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, समटाइम्स कई सारी एंटिटीज एग्जीबिशन लगाती हैं और अपने क्लाइंट्स को इन्वाइट करती हैं, अपने कस्टमर्स को इन्वाइट करती हैं। वो उसके लिए एक लोकेशन चूज करते हैं। तो गवर्नमेंट का भी ये प्लान है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कि जो इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको इतना प्रोमिनेंट बनाया जाए कि ये जो बिजनेस एंटिटीज हैं, जब वो मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन या इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि कई बार कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अच्छा काम करने के लिए किसी टूरिज्म वाले प्लेस पर भेज देते हैं, घूमने टहलने के लिए, मजे करने के लिए, उसे इंसेंटिव कहा जाता है। तो वो यूजुअली गोवा या फिर नॉर्थ इंडिया की कुछ लोकेशंस जो हैं, शिमला, मनाली, या साउथ इंडिया की कुछ जो प्राइम लोकेशंस है वहां पर भेजते हैं। तो वो हिस्टोरिकल लोकेशंस को एक ऐसी लोकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जो बिजनेस एंटिटीज हैं वो उनका इस्तेमाल करें हर पर्पज से। मीटिंग के लिए वहां पर लोग जाएं, इंसेंटिव्स के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, एग्जीबिशन के लिए। तो अगर वो कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाएंगे तो उनको एरिया तो चाहिए ना कॉन्फ्रेंस करने के लिए। इसलिए छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया कि वो वहां पर आए तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। इससे वो एक और प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इवॉल्व हो जाएंगे। तो ये माइस का मतलब हुआ। इससे खजुराहो को एक ट्रेमेंडस बूस्ट मिलेगा, ये एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम चलाई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगी। उद्देश्य यही था कि जो होलिस्टिक अप्रोच है उसके जरिए 19 आइकॉनिक डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाए। अगर हम बात खजुराहो टेम्पल्स के बारे में करें तो ये काफी ब्यूटीफुल मेडिवल मॉन्यूमेंट्स हैं। इन्हें चंदेला रूलर्स ने 900 एडी से 1130 एडी के बीच में बनाया था। ये अपने इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं। इनका जो पहला जिक्र है वो अबू रिहान अल बरूनी की किताब में मिलता है 1022 के आसपास की। इसके अलावा अरब ट्रेवलर इब्न बतूता ने भी 1335 के आसपास खजुराहो का जिक्र किया है। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स वैसे तो सारे एक साथ बनाए गए, लेकिन ये 2 रिलीजन को डेडिकेटेड है, हिंदुइज्म और जैनिज्म। वो दिखाता है कि इंडिया में ट्रेडिशनली जो वेरियस रिलीजियस व्यूज हैं उनकी एक्सेप्टेंस रही है। हमारा अगला आर्टिकल है अहोम किंगडम के बारे में। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने शिवसागर नाम की जगह को विजिट किया। शिवसागर जो एक टाउन है, वहाँ पर एक इलाका है, वहाँ पर एक जगह है जिरंग पोथार। ये आसाम की बात कर रहा हूँ मैं, और ये अहोम किंगडम से डायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पर एक प्रिंस की वाइफ जिनका नाम है जोमोती, इनकी जो वीरता है इसके लिए ये जिरंग पोथार जगह काफ़ी पॉपुलर है। बात करें हम अहोम किंगडम की तो ये ब्रह्मपुत्र वैली से माइग्रेट होकर अहोम्स आए थे। म्यांमार से पर्टिकुलरली अगर देखा जाए उस इलाके से आकर इन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पर बसाया था, और बड़ा आसाम या बोर आसाम के नाम से आप देख पाएंगे कि पूरा उस इलाके को इन्होंने अपने किंगडम में बना लिया था। राजा का नाम चाउ लोंग सुई खाफे।
इन्होंने बहुत सारी जो ट्राइबल एरियाज थे, आप जानते हैं शुरुआती दौर में जो भी पहाड़ी इलाका था वो ट्राइबल्स के हाथ में था, जैसे सुतियास, बोरियास, कचरियास, बुयंस। तो इन सारे जो ट्राइबल्स हैं या फिर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनसे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके अपना एक किंगडम बनाया। और इनका जो किंगडम है वो आप देख सकते हैं 1228 से लेके लगभग 1826 तक चलता है। तब तक अंग्रेज उनके हाथों से छीन नहीं लेते। मतलब सही मायने में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स एक तरफ थे, उसी समय पे अहोम किंगडम चल रहा था। इसके अलावा आप देखें तो इनने जो हमारे ब्राह्मणिकल कल्चर है उसको भी एम्बाइब किया, उसको भी अब्जॉर्ब किया। वहाँ के जो ट्रेडिशंस थे, मुगल का जो इन्फ्लुएंस था, उसको भी धीरे धीरे अपनी कल्चरल प्रैक्टिस में इन्होंने एम्ब्रेस किया। साथ में जो इनका रिलीजन था उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, इसके साथ में न्यू वैष्णवाइट जो मूवमेंट हुई थी, शंकर देव ने जो मूवमेंट चलाई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हिंदुइज्म की तरफ इनका झुकाव देखने मिला। तो ट्रेडिशनल बिलीफ्स इनके साथ में हिंदुइज्म दोनों को मिला के ये प्रैक्टिस करते थे। इसके अलावा इनकी जो सोसाइटी का बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्लैन्स, आप जानते हैं जैसे परिवार जो होता है, क्लैन हम हिंदी में उसको कहते हैं खानदान। तो क्लैन या खेल्स के तौर पे अलग अलग विलेजेस डिवाइडेड थे। यहाँ पर फोर्स लेबर होता था और जो फोर्स लेबर हैं उनको पाइक कहते थे, आपको याद रखना है। ये फौज में भी लड़ने वाले हैं और ये सारी चीज़ें भी होंगी। इसके अलावा आर्टिसंस जो हैं उनकी कमी रहती थी, बहुत कम कास्ट आर्टिसन की यहाँ पे थी, इसलिए आसपास के जो बॉर्डरिंग इलाके थे, जो नेबरिंग स्टेट्स थी, वहाँ से आर्टिसंस, पोएट्स और स्कॉलर्स को बुलाया जाता था और उनको लैंड ग्रांट्स भी दिए जाते थे। इसके अलावा हम बात करें तो जो भी एल्डर अडल्ट होंगे, उन सबको, जो भी मेल एडल्ट्स होने वाले हैं, उनको आर्मी में लड़ना पड़ेगा, फौज के लिए। और इसके अलावा जब पीस टाइम होगा तब वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे डैम बनाना हो, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करना हो या कोई भी पब्लिक वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है अहोम किंगडम का कि जो एंसेस्टर वर्शिप होती है, पितरों की जो पूजा होती है, आपने देखा होगा पितृपक्ष आता है तो खाना वगैरह दिया जाता है, उस तरीके की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो काफ़ी इलेबोरेटली प्रैक्टिस करी जाती थी। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है, एक सीक्रेट सिटी है जिसका नाम है चरेदियो, वहाँ पर मैदम्स मतलब बरियल टूम्स बहुत सारे आपको देखने मिलते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि एंसेस्ट्रल वर्शिप जो होती है, जो पितरों की पूजा होती है, वो भी करी जाती थी। दूसरी खबर है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट की। अब गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये शुरू कहाँ से हुई थी? ये 1920 से शुरू हुई थी, इसीलिए 100 साल होने की वजह से ये हमारी न्यूज़ में आई है। शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि सिचुएशन कैसी हो गई थी। सिचुएशन ये थी कि गुरुद्वारा जो थे, वहाँ के महंत को अंग्रेज़ों ने गुरुद्वारे उनके नाम पे लिख दिए। सीधा सीधा तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो गुरुद्वारे होंगे वो उन महंत की जायदाद हो गए थे। तो वो अपने हिसाब से मन माफिक जो भी उनको समझ में आता था करते थे। आपको पता होगा जलियांवाला बाग के समय पे जब इतने सारे जो लोग हैं उनकी हत्या कर दी थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज़ों को इन्हीं महंत ने सम्मान दिया था। इसके साथ में और भी उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस, जैसे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा दलित्स के साथ, ड्रिंकिंग जो प्रैक्टिसेस हैं जो कि बिल्कुल अगेंस्ट हैं सिखिज्म की जो बेसिक टेनेंट्स हैं उनके, ये सारी माल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर चलने लगी। आइडल वर्शिप भी यहाँ पर होने लगा। तो जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उनसे काफ़ी हटके महंत अपनी मनमानी करने लगे। स्वाभाविक सी बात है, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा और उसके खिलाफ एक रिवॉल्ट तैयार होता है और रिवॉल्ट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी जाती है जिसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आप देखेंगे ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। उसके बाद में ये जो राइट्स हैं, ये जो कंट्रोल करने का जो पावर है, वो दे दिया जाता है SGPC को। पर्टिकुलरली जो शिरोमणि अकाली दल है ये 1920 में फाउंड हुआ था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और इंसिडेंट है जो इस चीज़ से जुड़ा है, वो है ननकाना साहिब मैसेकर। लगभग 100 से ज़्यादा सिख लोगों को मार डाला गया था नारायण दास जो वहाँ के महंत थे उनके द्वारा। और ये ननकाना साहिब जो है, ये जो गुरु नानक जी हैं उनका बर्थ प्लेस है। इस होलोकॉस्ट के बाद आप देखेंगे पूरी जो कंट्री है वो शॉक में आ जाती है और कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी गया सेशन में 1921 में, इसको सपोर्ट करने के लिए, ये जो मूवमेंट चल रही है इसको सपोर्ट करने की बात करी जाती है। साथ में जो SGPC है ये एक टीम बनाने की बात करती है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो मैसेकर है, इसको प्रोब किया जाए, इसको प्रॉपर स्टडी करा जाए और इसके लिए जो लीडरशिप होगी वो महात्मा गांधी के हाथ में होनी चाहिए। फिर रेजोल्यूशन पास किया जाता है और फाइनली ये डिसाइड करना और सपोर्ट करने की बात करी जाती है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको भी सपोर्ट करते हैं ये जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होती है वो। और क्यों कर रहे थे सपोर्ट? क्योंकि महात्मा गांधी को ये काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे और अपनी कमेटी के लिए भी महात्मा गांधी को एज अ लीडर चुन रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मोर्चे होते हैं, जैसे गुरु का बाग मोर्चा होता है 1922 में। पर्टिकुलरली ये जो मूवमेंट है 20 से लेकर 25 तक चलती है अलग अलग नामों से,
जाए तो मोर्चा 1923 में आता है। उसके बाद आप देखेंगे गुरुद्वारा एक्ट जो है ये पास हो जाता है अल्टीमेटली 1925 में, जिसके बाद से ये जो SGPC है ये एक डेमोक्रेटिक बॉडी जो कि एडमिनिस्टर करती है गुरुद्वारा को, इसके हाथ में ये पूरी जो कमान है गुरुद्वारा कंट्रोल करने की वो दे दी जाती है। तो काफ़ी डेमोक्रेटिक तरीके से ये पूरे गुरुद्वारा को गवर्न करेंगे। इसके अलावा आप देखें तो ये जो भी एरियाज़ हैं, पर्टिकुलरली आप देखेंगे चंडीगढ़ का एरिया है, पंजाब का एरिया, यहाँ पर जो गुरुद्वारे होंगे उनको कंट्रोल करने का काम इन्हीं का होता है। ये देखिए आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन इलाकों में जो सिख गुरुद्वारा होगा उसका मैनेजमेंट सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करने वाली है। ज़रूरी नहीं है कि हमें इनका कॉम्पोजिशन पता हो, फिर भी आप ध्यान दे लीजिए 140 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 5 हेड मिनिस्टर्स होंगे, 15 कोऑप्टेड मेंबर्स और 20 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट जो होती है सिख में उनके लिए रिजर्व्ड है। और जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा इस कमेटी का। और 3 सिख जो तख्त हैं पंजाब में उनको डायरेक्टली कंट्रोल करा जाता है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा। तो ये जानकारी SGPC के बारे में। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।